दोस्तों आपने सभी ने तरह तरह के इंश्योरेंस आपने सुने होंगे। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ये आखिरकार इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक प्रकार से आपको सुरक्षा प्रदान की जा रही है कि आपके साथ यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आखिरकार कुछ फाइनेंशियल जो वित्तीय मदद आपके लिए की जा सके, आपके या आपके परिवार के लिए की जा सके। तो ये इसके लिए जो है बीमा प्रदान किया जाता है, यानी कि इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत जो है एक खाद्य आयातक देश था। खाद्यान्न यानी कि दूसरों पर निर्भरता थी, अनाज का आयात करता था, और यानी कहने का तात्पर्य है कि अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भारत सरकार ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि भारत खाद्यान्न के मामले में, ग्रेन्स प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए, किसी पर डिपेंडेंसी हमारी कम से कम हो। ऐसे बहुत से भारत सरकार ने उपाय सोचे। उसमें से एक उपाय यह था कि आखिरकार किसानों को प्रोत्साहित किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा ये उत्पादन करें, ज्यादा से ज्यादा लोग किसानी की तरफ ध्यान दें, यानी कि एग्रीकल्चर को फायदे का धंधा माने। ऐसा ना हो कि उसको किसानी को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में लगे जिससे कि खाद्यान्न पर उसका ज्यादा प्रभाव हो। तो आखिरकार ऐसा क्या किया जाए? तो उसमें से किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यदि किसान किसानी करते हैं, फसल की बुवाई करते हैं, और फसल की बुवाई करने के बाद यदि उनको इनपुट कॉस्ट से ज्यादा या कुछ प्रॉफिट, या सिंपल सा ये कहें कि फसल कटाई के बाद यदि किसानों को उनके फसल का दाम ना मिल पाए तो उसके लिए आखिरकार किसान क्या करे? तो आखिरकार उनमें से एक प्रयास जो मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के कई प्रयासों में से एक प्रयास यह भी था कि किसानों को भी इस प्रकार की, जैसा हमने बीमा शुरू में पढ़ा कि बीमा में क्या किया जाता है कि भाई इंश्योर किया जाता है, उसको एक सुरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो किसानों को भी यदि प्रोटेक्शन किसी भी प्रकार से का प्रोवाइड किया जाए, संरक्षण प्रोवाइड किया जाए, तो किसान प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेटेड होंगे, किसानी करेंगे, फसल की बुवाई करेंगे। और आखिरकार यदि उन्हें किसी भी प्रकार से नेचुरल कैलेमिटी या ह्यूमन कैलेमिटी, किसी भी वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से या मानवीय आपदा की वजह से फसलों का नुकसान होता है, तो उसके लिए क्या? उसके लिए तो इंश्योरेंस ही है, क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह। लेकिन जो अनाज कट करके आता है, जो अनाज मार्केट में जाता है, उसके उचित दाम मिल सके जिससे कि किसानों को घाटा ना हो, किसानी एक फायदे का धंधा बन सके। और उसके लिए एक प्रकार की आप कह सकते हैं इंश्योरेंस की तरह कि प्राइजेस में कमी नहीं होने देंगे। जो इनपुट कॉस्ट है, जो लाभ है, वो किसानों को लाभ प्राप्त होगा। उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे कहा गया क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि एमएसपी। किसान यदि फसल की कटाई करता है और फसल को लेकर के मार्केट में जाता है, जो दाम उसे मिलना चाहिए, जितना इनपुट कॉस्ट लगा है प्लस उसका कुछ प्रॉफिट, यदि उतना नहीं मिल पाता है तो किसान घाटे में रहेगा। तो ऐसे में सरकार ने ये कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, सामने प्रपोज किया कि भाई किसान फसल की बुवाई करे, और यदि किसान जब फसल की कटाई करके लाता है मार्केट में, यदि उसकी इनपुट कॉस्ट से कम कॉस्ट पर, या आप कह सकते हैं कि जितना एक जो अनुमान भारत सरकार लगाएगी कि इतना जो है इनपुट होगा और प्लस इसके अलावा कुछ बेनिफिट होगा, यदि इससे कम मार्केट में दाम रहता है तो सरकार पूरी फसल आपकी इस न्यूनतम कीमत पर खरीदने को तैयार रहेगी, यानी कि पूरी की पूरी फसल जो है सरकार परचेज कर लेगी। ये जो है इस न्यूनतम मूल्य को क्या कहा जाता है? इस न्यूनतम मूल्य को क्या कहा जाता है? इस न्यूनतम मूल्य को मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इस न्यूनतम मूल्य को क्या कहा जाता है? इस न्यूनतम मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम कि भाई सरकार तो इतना देगी, मार्केट में इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मार्केट में ज्यादा यदि कम है तो सरकार आपके भाव गिरने नहीं देगी, सरकार पूरा परचेज करेगी इस न्यूनतम कीमत पर। एक प्रकार से सरकार की तरफ से समर्थन, इसका उद्देश्य यह है कि किसान
जो है ज्यादा से ज्यादा किसानी करें, ज्यादा से ज्यादा फसल की बुवाई करें और प्रोडक्शन को बढ़ाएं, उत्पादन को बढ़ाएं। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एक प्रकार से ये बीमित कीमत, इंश्योरेंस प्राइस आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इंश्योर्ड कर दिया गया कि किसान यदि फसल काट करके लाता है तो उसमें किसी भी प्रकार से उसके दाम गिरने नहीं दिए जाएंगे, मिनिमम कॉस्ट पर तो परचेज कर ही लिया जाएगा। इसको कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। परिभाषा एक स्पष्ट रूप से यदि हम देखें तो यह वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने को तैयार है। दिस इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज रेडी टू परचेज द इंटायर क्वांटिटी ऑफ ग्रेन सोल्ड बाय द फार्मर्स। दैट इज द प्राइस दैट फार्मर्स विल नेसेसरी गेट फॉर देयर क्रॉप्स, यानी कि अर्थात वह मूल्य जो किसानों को अपनी फसल के लिए आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। इससे नीचे तो भाई सरकार पूरी खरीदने को तैयार है। इसमें एमएसपी कृषि उत्पादों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है जिसके द्वारा सरकार उत्पादक कृषकों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमतें सरकार द्वारा घोषित कीमतों से नीचे नहीं गिरने दी जाएगी। यदि कीमतें एमएसपी से नीचे गिरती हैं तो सरकार घोषित एमएसपी मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीद लेगी। यानी कि सरकार, आप सिंपल सा ये कहें कि यदि मार्केट में किसान बेचने जाता है और उसको लगता है कि फसल के दाम तो बहुत कम हैं, तो बेचारे को घाटा होगा। किसान आखिरकार किसान भी एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है, किसान भी एक प्रोफेशन है। वहां पर भी जब किसानों को फायदा होगा तभी तो उसका परिवार चलेगा, तभी तो आगे यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित होगा। तो आखिरकार यदि मार्केट में लेकर के जाता है और यदि प्राइवेट जो व्यापारी होते हैं, निजी व्यापारी होते हैं, तो शायद हो सकता है कि उन पर दाम कम हो जाए, तो ऐसे में तो किसान घाटे में रहेगा। तो इसके लिए सरकार ने फिक्स कर दिया, भैया सरकार रिव्यू करती रहती है बीच बीच में कि भैया एमएसपी ये सरकार के द्वारा न्यूनतम घोषित मूल्य है। यदि आपको इससे कम यदि आपको इससे ज्यादा कहीं कीमत पर मिलता है तो ठीक है, आप बेच सकते हैं, लेकिन यदि इससे कम कीमत पर कहीं पर तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरकार पूरा का पूरा अनाज आपका खरीदेगी। तो ये जो प्राइस है इसी को क्या कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। वर्तमान में यदि बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किन फसलों के लिए और कौन घोषित करता है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य ये घोषित करता है कौन, भारत सरकार घोषित करती है, लेकिन एक आयोग की सिफारिश पर। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है इसकी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा सुझाए गए मूल्य के आधार पर फसलों की बुवाई के पहले, ध्यान से समझिएगा, यहां पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल जो समिति होती है, कैबिनेट समिति होती है, उसकी द्वारा यह घोषणा की जाती है। लेकिन जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होती है ये एक आयोग की सिफारिश पर, जो एक पर्टिकुलर आयोग बनाया गया है जिसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे सीएसीपी कहा जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी कहा जाता है। इस सीएसीपी एक आप ये कह सकते हैं कि टेक्निकल बॉडी होती है जो कि फसलों के न्यूनतम कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट है वो कितनी होगी इसका अनुमान लगाती है, और फिर इसके बाद वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को सजेस्ट करती है कि ये न्यूनतम मूल्य आप रखिए, और फिर उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनल डिसीजन लेती है। तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स घोषित करती है। लेकिन कब, फसल बुवाई के पहले, फसल बुवाई के पहले, तभी तो किसान को प्रोत्साहन मिलेगा। पहले बता देंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगा। तो फसल बुवाई, जिससे ज्यादा बुवाई हो सके, तो ये आपके फसल बुवाई के पहले घोषित की जाती है। भारत सरकार 22 प्रमुख फसलों का 22 + 1 आपका लीजिए, यानी कि 23, क्योंकि एक फसल जो आपकी होती है गन्ना, उसमें एमआरपी के स्थान पर एफआरपी, जो उसी प्रकार की प्राइस है, एफआरपी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जिसे कहा जाता है, ये एफआरपी जो है गन्ना के लिए यानी कि शुगर के लिए प्रदान की जाती है। तो अब 22 + 1 = 23, यानी कि 23 फसलों के लिए आप कर सकते हैं। तो ये सीएसीपी रिकमेंड्स एमएसपी ऑफ 23 कमोडिटीज विच कंप्राइजेस 7 सीरियल्स, यानी कि 7 अनाज, जिसमें पैडी, व्हीट, मैच, सोरगम, पल मिलेट और बाले और रागी की फसल शामिल होती है। इसके अलावा 5 प्रकार की दालों के लिए, और इसके साथ साथ आपका 5 प्रकार की दालों और 7 प्रकार की तिलहनी फसलों के लिए, तिलहन वाली जो फसलें होती हैं, और इसके साथ साथ आपका
4 जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स, जिसमें कोपरा, सुगर केन, कॉटन एंड रॉ जूट शामिल होता है। तो इस प्रकार से सुगर केन को मिलाकर के 23 फसलों के लिए, 22 के लिए एमएसपी और 1 के लिए एफआरपी, इस प्रकार के कुल मिलाकर के 23 फसलों के लिए यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है। कौन कौन सी फसलें? 3 भागों में, 4 भागों में हमने उसको डिवाइड किया है। आपकी 7 प्रकार के सीरियल्स अनाज हैं, 5 प्रकार की दालें हैं, 7 प्रकार की तिलहनी फसलें हैं और 4 प्रकार के आपके कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। इसका मतलब है कि वाणिज्यिक फसलें हैं 4 प्रकार के। इन और टोटल यदि आप देखें यहां पर तो 7, 5, 12, 7, 19, 4, 23, जिसमें आपका सुगर केन भी शामिल है, जिसके लिए एफआरपी की घोषणा की जाती है, इसका मतलब यह है कि किसानी को, फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जिससे किसानों को भी एक आश्वासन प्राप्त हो, किसानों को भी प्रोत्साहन प्राप्त हो कि किसानी भी फायदे का धंधा, ज्यादा से ज्यादा बुवाई हो सके, खाद्यान्नों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। और हालांकि 1965 के आसपास इतने कदम उठाए गए और लॉन्ग टर्म में इतने कदम आज तक उठाते गए भारत सरकार, राज्य सरकारों ने, कि जब जो हम खाद्यान्न के उत्पाद आयातक हुआ करते थे, आज हम निर्यातक बन चुके हैं और खाद्यान्न के लिए जो है, खाद्य फसलों के लिए आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो ये आपका जो है 23 कमोडिटीज याद रखिएगा, 22 + 1 आपका सुगर केन, जिसे एफआरपी कहा जाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है डिक्लेयर की जाती है। सो ये आपका क्या है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमएसपी के क्वेश्चन, एमएसपी हमेशा जो है जब 3 फार्मिंग लॉ आए थे तो तब भी काफी चर्चा में था। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा चर्चा में रहता है। उसमें एक एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी है, एमएसपी कैसे, यानी कि किन आंकड़ों के आधार पर कौन कौन से इनपुट फैक्टर्स लिए जाते हैं और एमएसपी तय की जाती है, सीएसीपी कैसे तय करता है, इसकी पूरी एक प्रक्रिया है जिसको हम विस्तार से कभी और पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना आप ध्यान रखिएगा, हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बिंदु कुछ आप यहां पर, चाहे वो आप किसी भी स्टेज की तैयारी कर, इवन जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी नॉलेज के लिए है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किसी भी एग्जाम में वो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो 10 से 15 मिनट के जो अलग अलग टॉपिक पर रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको हेल्पफुल होता रहे। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे और इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों एजुकेटर कम्युनिटी पर आप प्राप्त कर लेंगे। नीरज पांडे के नाम से है, एमपीपीएससी कैटेगरी में, स्टेट पीएससी की कैटेगरी में। ये फ्री क्लासेस भी मेरी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेटर कम्युनिटी पर आपको मिल जाएंगे, फॉलो जरूर कर लेंगे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। और साथ ही साथ अपने लिए कंप्लीट तैयारी के लिए बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस। एमपीपीएससी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, हालांकि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका गोल सेट कीजिए, आप अनअकैडमी के प्लस पर जुड़ सकते हैं। 27 ऑनवर्ड, 27 से मेंस का कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा मेरे जो कोर्स अभी चल रहे हैं, सुबह 7 बजे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल थिंकर्स का कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, मेंस के लिए, प्री प्लस मेंस के लिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 6:15 बजे से। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एमपीपीएससी कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं इस रेफरल कोड का प्रयोग करके, PANDEY, ये रेफरल कोड है। इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो इस डिस्काउंट का फायदा उठाएं। 11,384 रुपए और 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल का 16,424 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस आपको प्राप्त होगा। बग्स बाउंटी, एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।